बैरिस्टर विश्वनाथ बिहारीपुर के प्रतापनाथ सरकारी वकील थे। पैसे के लिए वे किसी भी केस का रुख पलट सकते थे। विश्वनाथ उनका इकलौता बेटा था जो इंग्लैंड से वकालत पास करके बिहारीपुर अपने पिता के पास वापस लौट रहा था ताकि पिता के कार्य में हाथ बटा सके। मेरे जाने के बाद बिहारीपुर ने बहुत तरक्की की है। फिर एक तांगे द्वारा वह अपने घर पहुंचा। बिहारीपुरी नहीं, पिताजी ने भी बहुत तरक्की कर ली लगता है। विशु बेटे, पिताजी। फिर अगले दिन, विशु बेटे फौरन तैयार हो जाओ, आज तुम मेरे साथ अदालत चलोगे। जी बहुत अच्छा पिताजी। हालांकि आज का केस मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम्हारा यह प्रथम अनुभव होगा। जी। अदालत की कार्यवाही आरंभ हुई। सरकारी वकील मिस्टर देशपांडे चीख चीख कर कह रहे थे, यह एक सीधा साधा केस है मिलॉर्ड। हत्यारे मोहन भंडारी ने चंद रुपयों की खातिर अपने दोस्त अशोक सक्सेना का कत्ल किया। इसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। इसे साबित करने के लिए मैं अदालत में ऐसे 3 चश्मदीद गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूं मिलॉर्ड, जो इस समय मौकाए वारदात पर उपस्थित थे। इजाजत है। मेरे पहले गवाह मकतूल अशोक सक्सेना के मकान मालिक मिस्टर आचार्य। मैं पवित्र गीता की कसम खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सामने कटघरे में खड़ा यह शैतान खूनी है। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से इसे कत्ल करते हुए देखा है। योर विटनेस मिस्टर प्रतापनाथ। नो क्वेश्चन माय लॉर्ड। मेरा अगला गवाह दीपक चोपड़ा, जो ना केवल मकतूल अशोक का ही दोस्त है बल्कि हत्यारे मोहन भंडारी का भी दोस्त है। नहीं वकील साहब, इस कमीने को किसी का दोस्त मत कहिए। यह तो दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग है। दरिंदा हत्यारा है ये। इसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे सबसे प्यारे दोस्त का कत्ल कर दिया। जज साहब, अदालत मौके वारदात की घटना तफसील से सुनना चाहती है। घटना 20 जनवरी की शाम 6 बजे की है जज साहब, जब मोहन ने मुझसे कहा, यार दीपक, आज मैं सोचता हूं कि अशोक का सारा कर्ज अदा कर दूं। यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना शर्म से मैं अशोक का सामना भी ना कर पाऊंगा। मुझे कोई एतराज नहीं। हम लोग एक रिक्शा लेकर अशोक सक्सेना के घर पहुंचे। अरे तुम आओ आओ, भीतर आओ। भीतर पहुंचकर मोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर क्षमा मांगते हुए बोला, देरी से रुपए लौटाने आया हूं अशोक, आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। कैसी बात कर रहे हो मोहन, तुम लौटा रहे हो, यही बहुत है। अचानक, बहुत अचानक मोहन ने कमर में घुसी हुई एक तेज धार गुप्ती निकाली और यह ले, तेरा सारा कर्ज चुकाता कर देता हूं अब मैं। खचाक! मोहन! गुप्ती के एक ही वार से अशोक चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मोहन पुनः वार करने के लिए उसकी तरफ लपका, लेकिन ये क्या कर रहे हो मोहन? क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। भाव भाव भाव! हट जाओ, इसका कत्ल ही मेरा सारा कर्ज चुका सकता है। और जुनून में भरा मोहन पुनः मरनासन हो चुके अशोक पर वहशियों के समान टूट पड़ा। तब तक मिस्टर आचार्य भी नीचे आ चुके थे। कमरे का दृश्य देखते ही वे चिल्लाए, यह क्या हो रहा है? ओह खून! तुमने खून कर दिया कमीने हत्यारे! मिस्टर आचार्य ने लपक कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं तुझे फरार नहीं होने दूंगा हत्यारे। तभी मैंने एक गुलदान उठाकर मोहन के सिर पर दे मारा। कमीने, दोस्त की पीठ में छुरा घोंपकर भागने नहीं दूंगा मैं तुझे। और जज साहब, इस प्रकार इस शैतान ने इंसानियत को नहीं, दोस्ती को भी जलील किया है। ऐसे राक्षस को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इट्स योर विटनेस मिस्टर प्रतापनाथ। नो क्वेश्चन। मेरा तीसरा अहम व महत्वपूर्ण गवाह है शेरू, जो बोल नहीं सकता, लेकिन जिसकी गवाही के पश्चात अदालत को और किसी गवाही या सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। यह मेरा दावा है। शेरू अदालत में उपस्थित हो। और शेरू को देखते ही अदालत में खलबली मच गई। वाह वाह! अरे एक कुत्ता कैसे देगा गवाही? ये वो सबूत है विशु बेटे, जो इस मोहन भंडारी को कहीं का नहीं रखेगा। कुत्ता? क्या आप भी समझते हैं कि यह मोहन भंडारी हत्यारा है? मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, जब सबूत व हालात भंडारी को ही हत्यारा साबित कर रहे हो। मेरा तीसरा गवाह यही है मिलॉर्ड। यह मकतूल का पालतू कुत्ता शेरू है, जो कातिल को पहचानता है। इसकी आंखों पर चढ़ी पट्टी उतारते ही वह अपने स्वामी के कातिल की ओर भागेगा। शेरू की आंखों से पट्टी उतारे जाते ही भाव, और अचानक गुर्राता हुआ वह मोहन भंडारी वाले कटघरे की ओर दौड़ा। भाव! अगले पल अदालत में सनसनी फैल गई, जब क्रोध से पागल भयानक ढंग से गुर्राता हुआ शेरू मोहन भंडारी पर कूद पड़ा। अरे बचाओ मुझे, इस भयानक कुत्ते से बचाओ मुझे। बड़ी मुश्किल से फिर शेरू को बस में किया गया।
इस कुत्ते को अदालत कक्ष से बाहर ले जाया जाए। कुत्ते को अदालत कक्ष में पेश करने की माफी चाहता हूं मिलॉर्ड, लेकिन आपने देख ही लिया कि उसे यहां लाना जरूरी था। एनी क्वेश्चंस मिस्टर डिफेंस लॉयर? मुझे कुछ नहीं कहना माय लॉर्ड। तभी लंच ब्रेक की घोषणा की गई और अदालत कुछ घंटों के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रतापनाथ के चेंबर में 2 प्लेट टोमेटो सूप और चिकन बिरयानी ले आओ। देख लेना मोहन भंडारी को फांसी ही होगी, क्योंकि अब पूर्व नियोजित कत्ल है, यानी कि आईपीसी की धारा 302 के तहत। लेकिन पिताजी, मैं देख रहा हूं कि बचाव पक्ष का वकील होते हुए भी आप उसे बचाने की कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूं तो उसे हत्यारा होने के बावजूद भी बचा सकता हूं, लेकिन क्यों बचाऊं? उसकी एवज में मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। मैं एक सरकारी वकील हूं, सरकार ने मुझे मोहन भंडारी का वकील नियुक्त किया है। अरे रामू, यह क्या ले आए? यह मैं बताता हूं। कौन हो तुम और ये सब क्या है? मैं मोहन भंडारी का बड़ा भाई सोहन भंडारी हूं वकील साहब। मेरे भाई को फांसी से आप ही बचा सकते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इन रुपयों का इंतजाम किया है। क्या बक रहे हो? जानते नहीं रिश्वत देने की क्या सजा है? उठाओ अपना रुपया और शांत हो जाओ विश्वनाथ। लेकिन पिताजी, आदमी। आप जाइए सोहन भंडारी जी, समझिए आपका काम हो गया। अब इस दुनिया की कोई अदालत मोहन भंडारी को कातिल साबित नहीं कर सकती। थैंक यू वकील साहब, और हाँ, इसे पेशगी ही समझिएगा। लंच ब्रेक के पश्चात अदालत की कार्रवाई पुनः आरंभ हुई। सारा केस खुली किताब के समान है मिलॉर्ड। इस शख्स ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने दोस्त का कत्ल किया है। मैं अदालत से मुजरिम को सख्त सजा देने की दरख्वास्त करूंगा। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी केस समाप्त नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि अभियुक्त को मुजरिम या कातिल जैसे शब्दों से संबोधित ना किया जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अगर मेरे काबिल दोस्त मिस्टर देशपांडे को कोई आपत्ति ना हो तो मैं सभी गवाहों को एक बार फिर गवाही के कटघरे में बुलाना चाहूंगा। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है? सबसे पहले गवाह मिस्टर आचार्य। हाँ तो मिस्टर आचार्य, 20 जनवरी की शाम आपने क्या देखा? यही कि यह शख्स गुप्ता से मेरा किराएदार पर वार कर रहा था। गुप्ती से वार कर रहा था या कर चुका था? कर चुका था। गुप्ती का मुठ इसके हाथों में थी। वह फल अशोक के सीने में। मेरे चीखने पर वह चौंक कर पलटा। आप उस वक्त नीचे क्या करने आए थे? मैं मकतूल की चीख सुनकर वहां गया था। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड। अब आप जा सकते हैं जी। अगले गवाह मिस्टर दीपक चोपड़ा। कत्ल आपकी आंखों के सामने हुआ? जी हाँ। आपका क्या क्या हाल है मिस्टर दीपक चोपड़ा? क्या मोहन भंडारी हत्या की योजना बनाकर ही मकतूल के घर पहुंचा था? जी हाँ, वरना वह अचानक बिना किसी बात के अशोक पर हमला न कर देता। पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड कि अगर अभियुक्त मोहन भंडारी इरादन कत्ल करने ही अशोक सक्सेना के घर गया तो फिर वह मिस्टर दीपक को साथ लेकर क्यों गया? क्या यह बात कुछ अस्वाभाविक नहीं है? यह उसका इरादा क्या था यह मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मोहन भंडारी को लेकर अशोक सक्सेना के घर क्यों गए? मैं यह आप क्या कह रहे हैं? यस माय लॉर्ड, जो कहानी दीपक चोपड़ा ने अदालत को सुनाई है दरअसल वह सच है, लेकिन कर्ज मोहन भंडारी को नहीं बल्कि दीपक चोपड़ा को अशोक का देना था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे गवाह पर आरोप लगाकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड मिस्टर प्रतापनाथ। थैंक यू योर ऑनर। दरअसल कत्ल मोहन भंडारी ने नहीं दीपक चोपड़ा ने किया है, और वो मोहन भंडारी को साथ इसलिए ले गया ताकि इल्जाम उस पर लगाकर खुद साफ बच सके। यह झूठ है। कातिल दीपक चोपड़ा ने एकाएक अशोक पर आक्रमण किया। चीख सुनकर मिस्टर आचार्य नीचे आए। तब तक गुप्ती को मकतूल के पेट में ही छोड़कर दीपक अलग हो चुका था, और घायल अशोक की जान बचाने के लिए मोहन भंडारी ने गुप्ती को अशोक के पेट से अलग करना चाहा कि ठीक उसी वक्त मिस्टर आचार्य नीचे उतर आए और मोहन भंडारी को ही हत्यारा समझ बैठे। यह झूठ है, सरासर झूठ। मेरा तीसरा गवाह शेरू होगा माय लॉर्ड, लेकिन उसके पहले मेरी अदालत से प्रार्थना है कि दीपक को मोहन की जगह मुजरिमों वाले कटघरे में खड़ा किया जाए। दीपक के कटघरे में आने के बाद शेरू को अदालत में लाया गया। अब मैं इसकी आंखों से पट्टी हटा रहा हूं माय लॉर्ड, और पट्टी हटाए जाते ही कुत्ता भयानक ढंग से गुर्राता हुआ दीपक वाले कटघरे की ओर लपका और अरे बचाओ। कुत्ते को तुरंत पकड़कर अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया। और अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा माय लॉर्ड जिससे सिद्ध हो जाएगा कि कुत्ता शेरू मुजरिमों वाले कटघरे की ओर क्यों भागा। यह है कुत्ता प्रशिक्षक मिस्टर राव। मिस्टर राव, क्या यह संभव है कि किसी कुत्ते को इस हद तक ट्रेन किया जाए कि वह किसी खास जगह पर खड़े व्यक्ति पर ही झपटे? जी हाँ, यह मुमकिन है माय लॉर्ड। अदालत को यह भी बताना मेरा फर्ज है कि हत्या की तफ्तीश के दौरान कुत्ता मिस्टर दीपक के यहां ही रहा। दैट्स ऑल योर ऑनर।
कुत्ते को मैं जरूर ले गया था, लेकिन मैंने उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी। झूठा फंसाया जा रहा है मुझे, मैं निर्दोष हूं। गवाहों, सबूतों और वकीलों की जिरह पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहन भंडारी निर्दोष है। उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। दीपक चोपड़ा को भी अपर्याप्त सबूतों के आधार पर संधिरन लाभ देते हुए अदालत बरी करती है। आपने तो केस का रुख ही पलट दिया वकील साहब। यही तो पेशा है हमारा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कुत्ता पहले मोहन और फिर दीपक पर क्यों झपटा। यही तो इंसान और जानवर में फर्क है मिस्टर सोहन, बुद्धि का फर्क। दरअसल कुत्ते ने अशोक पर मोहन को ही झपटते देखा था, लेकिन चूंकि दीपक ने मोहन के साथ छीना झपटी की थी, अतः वह भी कुत्ते की निगाहों में आ गया था। सुबह उसे कातिल का साथी समझ बैठा और यही सोचकर मैंने अदालत में कुत्ते का मुंह दीपक वाले कटघरे की ओर करके छोड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि जब कुत्ता मोहन की ओर मुड़ेगा उसे पकड़ा जा चुका होगा, जबकि कुत्ते के घर रहने वाले बात हमारे हक में रही। ये अच्छा नहीं हुआ पिताजी। दीपक चोपड़ा निर्दोष है, लेकिन वो फंस सकता था। नहीं फंस सकता था क्योंकि उसे तो संदेह लाभ मिलना ही था। मैं ये बात जानता था। दोनों कार द्वारा घर आ गए, लेकिन विश्वनाथ झूठ और रिश्वत की बुनियाद पर खड़े उस मुकदमे को भूल नहीं पाया था। एक दिन, सेठ हरबंस, आई हरबंस जी, आज कैसे याद आ गई? आप जैसे वकील की याद कब आती है? मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे बेटे प्रकाश से रीटा नाम की एक औरत का खून हो गया है। पुलिस रीटा के पति राम सिंह के पीछे है, मगर मामला नाजुक है। उसे आप ही बचा सकते हैं। बेफिक्र रही हरबंस जी, मैं राम सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। आपसे यही उम्मीद थी। यह रख ले। उफ, इस बार पिताजी फिर एक हत्यारे की मदद करेंगे। कुछ देर बाद, मुझे बचा लो वकील साहब, भगवान कसम खून मैंने नहीं किया है। कौन हो तुम? ओह पुलिस, जल्दी करो, इधर आओ। हाँ आप बताओ, क्या बात है? किसी ने मेरी बीवी का खून कर दिया है। पुलिस मुझे ही खूनी समझकर मेरे पीछे पड़ी है। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी बीवी का कत्ल होकर इल्जाम तुम पर कैसे लगा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? ओ ठहरिए, मैं आपको शुरू से सारी बात बताता हूँ। मेरा नाम राम सिंह है साहब। कल मेरी बीवी का जन्मदिन था। यह खूबसूरत हार पाकर वह बेहद प्रसन्न होगी। वह हार लेकर जब मैं आज सुबह घर पहुंचा, हे भगवान, इसके पेट से तो खून बह रहा है। कहीं मैंने तुरंत उसकी नब्ज देखी। यह तो मर चुकी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। खून! अरे राम सिंह ने अपनी बीवी का खून कर दिया। खून खून खून! पकड़ो राम सिंह, भागने ना पाए। मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए, वरना ये लोग मुझे रीटा का कातिल समझकर छोड़ेंगे नहीं। घबराकर जैसी मैं खिड़की से कूदा, इंस्पेक्टर साहब, वह भागा जा रहा है राम सिंह, अपनी बीवी का हत्यारा। मैं सर पर पाँव रखकर भाग लिया। उसके बाद किसी तरह पुलिस से बचता बचता मैं यहां तक आ पहुंचा। तुम्हारी बीवी का नाम रीटा है? हाँ साहब। सेठ हरबंस भी इसी नाम की औरत की हत्या की चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब यह वही राम सिंह है। विश्वनाथ ने इस व्यक्ति को वहीं कोने में पड़े भूसे में छिपाया और बाहर आ गया। राम सिंह के विषय में ही पूछ रहे हैं। एक खूनी अपनी पत्नी रीटा का खून करके भाग गया है। वह इधर ही आया है। आपने देखा है क्या उसे? नहीं, इधर कोई नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस के जाने के बाद कैसा जमाना आ गया है। पति अपनी पत्नी को गाजर मूली की तरह काट डालता है। ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए। नहीं पिताजी, हत्यारा वह नहीं, सेठ हरबंस का लड़का है। आपको राम सिंह को बचाना चाहिए। वकालत हमारा पेशा है बेटे। इसमें स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने का ही पैसा मिलता है। फिर भी पिताजी, हम वकीलों को कानून की मदद करनी ही चाहिए। विश्वनाथ के जाने के कुछ देर के बाद, मालिक, यह मेरी कोठरी के भूसे में छिपा बैठा था। दया कीजिए वकील साहब, मैंने रीटा का खून नहीं किया, मुझे बचा लीजिए। ओह, तो तुम ही रीटा के पति हो। देखो राम सिंह, मैं तुम्हें बचा तो लूं, मगर आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं होता। मेरे पास उस हार के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है वकील साहब, जो मैं आज रीटा के लिए लाया था। यह हार आप ले ले। राम सिंह से हार लेने के बाद, गाड़ी में बैठो राम सिंह, तुम्हारी जमानत अभी कराना जरूरी है। कुछ देर बाद प्रतापनाथ की गाड़ी कोर्ट के बजाय थाने में जाकर रुकी। लीजिए इंस्पेक्टर, संभालिए अपने मुजरिम को। धोखा, सरासर धोखा, हार भी हड़प लिया। और धन्यवाद वकील साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप कानून की मदद जरूर करेंगे। कोर्ट से ऑर्डर लेने में तो काफी समय लगेगा। हाँ, पेड़ की शाख से छत पर पहुंचा जा सकता है। बस विश्वनाथ किसी ऐसी वस्तु की खोज में चल दिया जिसे पेड़ की शाख और छत के बीच अटकाया जा सके। बिजली घर, यह सीढ़ी ठीक रहेगी और फिर टूट ना जाए कहीं। यही कमरा है जहां रीटा का खून हुआ। मगर यह क्या? लगता है मेरे आने से पहले कोई यहां आ चुका है, मगर कौन? विश्वनाथ को जब इस बात का पता लगा तो ओह, पिताजी ने अच्छा नहीं किया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा।
आपने गलत समझा इंस्पेक्टर, रीटा का खूनी उसका पति राम सिंह नहीं। फिर कौन है? यह शराब पीकर उसे बुरी तरह पीटता था। कल उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे पास सारे सबूत हैं। पुलिस से अनुमति लेकर विश्वनाथ थाने में बंद राम सिंह से मिला। मैं सच कहता हूं वकील साहब, खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है। किसने किया है मुझे पता नहीं। तुम्हें नहीं, मुझे पता है, मगर इसे साबित कैसे करूं? फिर भी मेरे जीवन का पहला केस तुम्हारा केस ही होगा। सच्चाई जानने के लिए विश्वनाथ राम सिंह के मोहल्ले में गया। सुनिए, यहाँ कोई राम सिंह रहता था? शराबी कबाबी, साले को फांसी होगी। वो शराब पीकर पीटता था उसे। राम सिंह वही है जिसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। ओह, यहाँ तो सारा मोहल्ला ही राम सिंह के खिलाफ है। मगर मैं जानता हूँ असली खूनी सेठ हरबंस का लड़का है। राम सिंह को बचाना ही होगा। राम सिंह के इस मकान की तलाशी लेनी होगी। शायद कोई सबूत मिल जाए, मगर कैसे? मकान तो पुलिस ने सील किया हुआ है। अचानक विश्वनाथ के पैर से कोई चीज टकराई। ओह, बच गया। क्या है यह? फोटो फ्रेम लगता है। अरे, रीटा और राम सिंह की फोटो रख लेता हूं, काम आएगी। खैर, अब लौटना चाहिए, केस की तैयारी करनी है। अगले दिन कचहरी में। कलयुग है, बाप के मुकाबले बेटा खड़ा है। अरे देखना सिन्हा, प्रतापनाथ सरकारी वकील है, किसी को नहीं बख्शता। मगर विश्वनाथ को यह सूझी क्या, पहला ही केस हार जाएगा बेचारा। हारने दो यार, उसे कौन सी वकालत करनी है, बाप ने बथेरा कमाया है। ज़रा शुरू हुई। योर ऑनर, यह कत्ल का एक निहायत सीधा साधा केस है। मुलजिम राम सिंह अक्सर शराब पीकर अपनी बीवी रीटा को पीटता था, उसे मार डालने की धमकियां देता था। क्यों राम सिंह, ऐसा तुम क्यों किया करते थे? वो हॉस्टल होराइजन में नाचने जाती थी, यह मुझे एकदम नापसंद था। यह झूठ है योर ऑनर। मिसेज रीटा एक पत्रकार थी। होटल में ठहरने वाले मंत्रियों और बड़े व्यक्तियों के इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें वहां अखबार की ओर से भेजा जाता था। यह उसका प्रेस कार्ड है। साफ है योर ऑनर कि मुलजिम राम सिंह ने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी बीवी रीटा का खून किया। शराब की जिस बोतल से रीटा की हत्या की गई, उस पर भी मुलजिम राम सिंह की उंगलियों के निशान हैं। यह सब झूठ है जज साहब, मैंने रीटा का खून नहीं किया। प्रतापनाथ ने कई गवाह अदालत में पेश किए। मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ, A.K. अरोड़ा। मैंने शराब की बोतल पर पड़े उंगलियों के निशान मुलजिम राम सिंह की उंगलियों के निशानों से मिलाए, दोनों एक हैं। मैं इस हत्यारे के पड़ोस में रहता हूँ। जिस रात रीटा बहन का खून हुआ, उससे एक दिन पहले इसने शराब पीकर उन्हें बहुत पीटा, उनको मार डालने की धमकी दी। मैं शराब विक्रेता हसन, खून से सनी शराब की जो बोतल मुझे दिखाई गई है, उस ब्रांड की शराब राम सिंह रोज हमारी दुकान से खरीदता है। मैं सनलाइट इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बाखले। मिसेज रीटा का हमारी कंपनी में 3 लाख रुपए का बीमा है। नामनी राम सिंह है। इन सारी गवाहियों से साबित होता है योर ऑनर कि राम सिंह ने बीमे के 3 लाख की रकम के लिए अपनी बीवी की बाकायदा योजना बनाकर हत्या की। मैं प्रार्थना करूंगा कि दुष्ट हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूं, खून मैंने नहीं किया। आपको कुछ कहना है मिस्टर विश्वनाथ? योर ऑनर, बोतल पर राम सिंह की उंगलियों के निशान खून का पक्का सबूत नहीं। हसन साहब ने खुद कहा है कि यह बोतल उन्होंने राम सिंह को बेची। खरीदने के बाद बोतल राम सिंह ने हाथों में ही पकड़ी होगी। निशान खून से पहले के भी हो सकते हैं। प्रतापनाथ के गवाह हसन का बयान उल्टा उनके ही गले में पड़ गया। मुकदमा 25 तारीख तक के लिए मुलतवी हो गया। अगले दिन होटल होराइजन में। हेलो, मुझे इस होटल के मालिक प्रकाश सेठ से मिलना है, यह मेरा कार्ड। ओह, आप सरकारी वकील प्रतापनाथ के बेटे हैं, जाइए। वह सूट नंबर 5 में है, स्वीट नंबर 5 में। आइए विश्वनाथ जी, आजकल बड़े चर्चे हैं आपके। सुना है आप जोर शोर से कानून की मदद कर रहे हैं। बड़े ठाठ है, सही बात उगलवानी पड़ेगी। कहाँ सेठ जी, आपकी दौलत ने कानून की मदद के सारे रास्ते बंद जो कर डाले हैं। सुना ही था, मगर अब देख लिया कि असली कानून तो दौलत ही है। सही रास्ते पर आ गए ना बच्चू। शायद चुप रहने का सौदा करने आया है, बैठ जाएगा तो मैं साफ बच जाऊंगा। आप क्या लेंगे, ब्रांडी या शैंपेन? नहीं नहीं शुक्रिया, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे आपका घर देख लूं। आपसे वैसे भी हमारे घर जैसे संबंध है, तो ये बात आपको बताता चलूं। कौन सी बात? पुलिस ने राम सिंह के घर से आपका एक पेन बरामद किया है, गोल्ड प्लेटेड। आपका नाम खुदा है। क्या? अरे यह तो यही है। घबरा गए ना, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी विश्वनाथ उठकर चला ही था कि यह कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया। इसे रास्ते से हटाना होगा। ठहरो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। मोहन, राधे, इन वकील साहब को बाथरूम में बंद कर दो, बुरे फंसे। विश्वनाथ को बाथरूम में बंद कर दिया गया। सेठ हरबंस के बच्चे, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दौलत एक निर्दोष जान नहीं ले पाएगी। बाहर इस पर कड़ी निगरानी रखो, मेरे आने तक भागने ना पाए। जुआ घर बंद करा दो। यस बॉस। ओह, तो इस होटल में जुआ घर भी है।
मगर यहाँ से निकलूं कैसे? अरे वाह, यह रोशनदान। विश्वनाथ किसी तरह से रोशनदान तक पहुंचा। बाहर झांका तो उफ, बाथरूम दूसरी मंजिल पर है, कूद नहीं सकता। हाँ, सीवर पाइप के सहारे यही ठीक है, जल्दी करूं। सुनते हैं जो कानून की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। आज देखता हूं। विश्वनाथ सीवर पाइप के सहारे उतर कर जैसे ही जमीन पर आया, वाह 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 वाह, उफ, कौन है उधर, वाह वाह, उफ। तभी विश्वनाथ को नीचे की तरफ आती सीढ़ियां दिखाई दी। यह क्या है? वह सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया। जल्दी करो, पुलिस आ रही है, जुआघर बंद करना है, बॉस का हुक्म है। तभी दो जुआरियों के मुख से रीटा व राम सिंह के बारे में सुनकर विश्वनाथ के कान खड़े हो गए। विष्णु, तुम्हें पता है राम सिंह रीटा के खून के जुर्म में पकड़ा गया है। मगर यार, जिस रात रीटा का खून हुआ उस रात को तो वो सारी रात मेरे साथ पीता रहा था सईद के अड्डे पर। सैयद का अड्डा। विश्वनाथ उन दोनों के साथ ही बाहर की ओर चल पड़ा। गेट पर बदमाश मोहन खड़ा है, मुंह फेर लूं, किंतु गेट पर आते ही, ए तुम कौन, चुप, और अगले ही पल, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। देखते ही देखते 3 मोटरसाइकिल सवार विश्वनाथ के पीछे थे। अचानक विश्वनाथ ने देखा, सैयद का अड्डा, बस यहीं घुस जाऊं। कौन हो तुम? इस तरह घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं सैयद मियाँ, इधर आइए। अंदर कोठरी में, मैं राम सिंह का वकील हूं। कुछ गुंडे मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। घबराओ मत, मैं उन्हें देखता हूं। राम सिंह निर्दोष है, उस दिन सारी रात वो यहीं पे था। जैसे ही वो कोठरी से बाहर आया, ए बुड्ढे, कहाँ है वो आदमी? बता नहीं तो। कौन आदमी? यहाँ तो कोई नहीं आया। बताता या नहीं? भगवान कसम टांगे तोड़ दूंगा। मैं नहीं जानता। तुम दोनों इस कोठरी की तलाशी लो, मैं इसी के पास हूं। यस बॉस, आओ। किंतु कोठरी में यहां तो कोई नहीं। यह देखो, कोठरी की दीवार टूटी है, लगता है वह भाग गया। जल्दी बाहर चलो। वह भाग गया बॉस, कोठरी की दीवार टूटी है। ओह नो, या अल्लाह। वे तीनों गुंडे भागकर बाहर आ गए। वह बाहर की ओर गया होगा, जल्दी करो। शीरगिनों ने शहर की जाने वाली सड़क पर विश्वनाथ को देख लिया। धाएं धाएं, बाप रे, ये तो आप पहुंचे। अब क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए आपको पढ़नी चाहिए इंसाफ की लाठी। इंसाफ की लाठी मैं बहुत जल्दी अपने ही चैनल पर रिलीज करने वाला हूं, उसका प्लीज इंतजार कीजिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, ये कहानी पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हेल्प कीजिए, और आगे शेयर करेंगे तो आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कॉमिक बुक के साथ।